सभी दर्शकों का आज के कार्यक्रम में स्वागत है। आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने कुछ अनुभवों से करते हैं। क्या आपने शुष्क मौसम में स्वेटर को शरीर से उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनने अथवा चिंगारियों का अनुभव किया है? सर्दी के मौसम में पॉलिएस्टर के वस्त्रों के साथ तो ऐसी घटना होना सामान्य है। इन सब का कारण इन वस्तुओं में रगड़ के कारण उत्पन्न हुए वैद्युत आवेश है। आपने पढ़ा हुआ है कि वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश, तथा सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और वहीं विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं, यह हम कैसे पता कर सकते हैं? ये हम पता करेंगे एक सरल विद्युतदर्शी की सहायता से। आइए अब हम एक सरल विद्युतदर्शी बनाएं। विद्युतदर्शी बनाने के लिए हमने यहाँ एक शीशे का ग्लास लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि गत्ते पर छेद करके एक तांबे की तार की मदद से दो पतली कागज के पत्रों को लटकाया गया है। तांबे की तार को विद्युन्मय वस्तु से स्पर्श कराने पर तार पर आवेश स्थानांतरित होकर उसके दूसरे सिरे पर जुड़े हुए कागज के पत्रों तक पहुंच जाता है। अब यहाँ पे कागज के पत्र एक दूसरे से दूर हो जा रहे हैं। पत्रों की पृथकता विद्युतदर्शी पर आवेश की मात्रा का एक माप होता है। दोनों कागज के पत्र सजातीय आवेश अर्जित करने के कारण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं अथवा एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं। पत्रों की अपसारिता द्वारा उन पर आवेश की मात्रा सुनिश्चित की जा सकती है। तांबे जैसे पदार्थ तुरंत ही अपने में से होकर विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं, जबकि कुछ अन्य ऐसा नहीं करते। जो पदार्थ आसानी से अपने से होकर विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं उन्हें चालक कहते हैं। अधिकांश अधातुएं अपने से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत पर उच्च प्रतिरोध लगाती हैं। इन्हें विद्युत रोधी कहते हैं। रगड़ के कारण पृष्ठों पर वैद्युत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। क्या आप आवेश की अन्य प्रक्रिया को बता सकते हैं? किसी चालक को प्रेरण द्वारा आवेशित किया जा सकता है। आइए अब हम इस प्रक्रिया को समझने का प्रयास करें। विद्युत रोधी स्टैंडों पर हमने दो धातु के गोले A एवं B को रखा हुआ है। इस चित्र के अनुसार ये एक दूसरे के संपर्क में है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि एक विद्युन्मय छड़ को A के करीब लाया गया और यहाँ ये सावधानी जरूर बरतनी है कि ये इसको स्पर्श ना करे। अब छड़ गोले से स्पर्श नहीं कर रहा है और गोले के मुक्त इलेक्ट्रॉन छड़ की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ये ऋणावेश इस पृष्ठ की तरफ आकर्षित हो गए हैं। गोले B के पिछले पृष्ठ पर धनावेश का आधिक्य हो जाता है। अब दोनों प्रकार के आवेश धातु के गोलों को आबद्ध रखते हैं, पलायन नहीं करते। गोले A के बाएं पृष्ठ पर ऋणावेश का आधिक्य तथा गोले के दाएं पृष्ठ पर धनात्मक आवेश का आधिक्य हो जाता है। तथापि गोले के सारे इलेक्ट्रॉन गोले A के बाएं पृष्ठ पर प्रसरित नहीं होते। जैसे ही गोले A के बाएं पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉन एकत्र होने शुरू हो जाते हैं, अन्य इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा प्रतिकर्षित हो जाते हैं। कुछ ही क्षण में छड़ के आकर्षण के कारण क्रिया तथा संचित आवेशों के कारण प्रतिकर्षण के बीच साम्य स्थापित हो जाता है। इस प्रक्रिया को आवेश का प्रेरण कहते हैं तथा ये लगभग तात्कालिक है। जब तक ये छड़ गोले के निकट रहती है, तब तक इस चित्र के अनुसार संचित आवेश पृष्ठ पर रहता है। यदि छड़ को हटा लेते हैं तो आवेशों पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता, वे अपने उदासीन अवस्था में वापस लौट जाते हैं। चित्र में देख रहे हैं A और B को एक दूसरे से थोड़ा दूर किया गया है। अब अगर इस छड़ को यहाँ से हटा दिया जाए
तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर जो धनावेश आधिक्य हुआ है ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब अगर इनके बीच की दूरी को और ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? ऐसा करने पर आप देख पा रहे हैं कि आवेश गोले पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। हम ये जानते हैं कि जब किसी विद्युन्मय छड़ को हल्की वस्तुओं के निकट लाते हैं तो यही प्रभाव होता है। अब अगर आप इस कंघे को कागज पर रगड़कर इसे विद्युन्मय कर लें और छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लेके जाएं तो ये कागज के टुकड़े इस तरीके से इस पर आकर्षित होकर चिपक जाते हैं। वास्तव में एक विद्युन्मय वस्तु अन्य वस्तुओं के पास वाले पृष्ठ पर विजातीय आवेश प्रेरित करती है तथा सजातीय आवेश वस्तुओं को दूर वाले भाग पर पहुंचा देते हैं। यह प्रक्रिया किस प्रकार होती है, आप इसके स्पष्टीकरण की खोज करने का प्रयास करें। हम यह जानते हैं कि दो प्रकार के आवेश होते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश, तथा इनमें एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करने की प्रवृत्ति होती है। अब हम विद्युत आवेश के अन्य गुणों का वर्णन करेंगे। इसके पूर्व यह स्पष्ट करना अति आवश्यक है कि यदि आवेशित वस्तुओं का साइज उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम है तो उन्हें बिंदु आवेश मानते हैं। यह मान लिया जाता है कि वस्तु का संपूर्ण आवेश आकाश में एक बिंदु पर संकेंद्रित है। क्या आप जानते हैं कि एक निकाय जिसमें एक से ज्यादा आवेश होते हैं उसके कुल आवेश का परिमाण किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? यदि किसी निकाय में n आवेश है, यानी कि Q1, Q2, Q3 से लेके Qn तक आवेश है, तो इनका कुल आवेश इन सब आवेशों को जोड़कर निकाला जा सकता है। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 से लेके Qn तक इसको जोड़ सकते हैं। हमें यहाँ पर इनके चिन्हों का भी खासकर ध्यान रखना है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी का आवेश -2 है और दूसरे किसी आवेश का परिमाण +3 है तो इसका कुल आवेश 3 - 2 करके निकाला जाएगा जो कि +1 होगा और इसका जो भी मात्रक होगा उसमें ये आवेश की परिमाण को लिखा जाएगा। हम इस तथ्य की ओर पहले ही संकेत दे चुके हैं कि जब वस्तुएं रगड़ने पर आवेशित होती है तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। कोई नया आवेश उत्पन्न नहीं होता और ना ही आवेश नष्ट होता है। बहुत सी आवेशित वस्तुओं के किसी वियुक्त निकाय के भीतर वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया के कारण आवेश पुनः वितरित हो सकते हैं, परंतु यह पाया गया है कि वियुक्त निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षण को प्रायोगिक रूप से स्थापित किया जा चुका है। यद्यपि किसी प्रक्रिया में आवेशवाही कण उत्पन्न अथवा नष्ट किए जा सकते हैं, परंतु किसी वियुक्त निकाय के नेट आवेश को उत्पन्न करना तथा नष्ट करना संभव नहीं है। कभी कभी प्रकृति आवेशित कण उत्पन्न करती है, जैसे कि कोई न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन में रूपांतरित हो जाता है। इस प्रकार उत्पन्न प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर परिमाण में समान एवं विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं तथा इस रचना से पूर्व और रचना के पश्चात का कुल आवेश शून्य रहता है। वैद्युत आवेश का अन्य मूल गुण है क्वांटमीकरण। प्रायोगिक रूप से यह स्थापित किया गया है कि सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई जिसे E द्वारा दर्शाया जाता है कि पूर्णांकी गुणज होता है। इस प्रकार किसी वस्तु के आवेश Q को सदैव इस प्रकार दर्शाया जाता है, Q बराबर Ne। यहाँ N कोई धनात्मक
अथवा ऋणात्मक पूर्णांक है। आवेश की यह मूल इकाई इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन के आवेश का परिमाण है। परिपाटी के अनुसार इलेक्ट्रॉन के आवेश को ऋणात्मक मानते हैं, इसलिए किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश -e और प्रोटॉन पर आवेश +e द्वारा व्यक्त किया जाता है। वैद्युत आवेश ही e का पूर्णांक गुणज होता है। इस तथ्य को आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन का परिमाण 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, तो परिमाण 1 कूलम आवेश में एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का लगभग 10⁻13 गुना आवेश होता है। तो स्थूल स्तर पर आवेश के क्वांटमीकरण का कोई व्यवहारिक महत्व नहीं है तथा इसकी उपेक्षा की जा सकती है। यहाँ से आपको ज्ञात हो गया होगा कि अब आवेश को कूलाम में मापा जाता है। वास्तव में मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली SI में आवेश का मात्रक कूलाम होता है, जिसका प्रतीक C है। एक कूलाम को विद्युत धारा के मात्रक के पदों में परिभाषित किया जाता है, जिसके विषय में आप अगले अध्याय में सीखेंगे। परिभाषा के अनुसार एक कूलाम वह आवेश है जो किसी तार में 1 एम्पीयर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करता है। इस प्रणाली में आवेश की मूल इकाई इलेक्ट्रॉन, जिसका मान -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। अगर हमारे पास एक आवेश जो कि -1 कूलम के बराबर है, तो Q = Ne के समीकरण के द्वारा हम n के परिमाण को निकाल सकते हैं, जो कि 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आएगा। स्थूल स्तर पर हम ऐसे आवेशों से व्यवहार करते हैं जो इलेक्ट्रॉन के आवेश की तुलना में परिमाण में अत्यधिक विशाल होते हैं। स्थिर वैद्युतिकी में इसे विशाल परिमाण के आवेशों से यदाकदा ही सामना होता है, इसलिए हम इसके छोटे मात्रकों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि 1 माइक्रो कूलम, जिसमें 10⁻⁻6 कूलम होते हैं, और 1 मिली कूलम, जिसमें 10⁻³ कूलम होते हैं। हम विद्युतदर्शी में देख चुके हैं कि एक विद्युन्मय वस्तु के स्पर्श से तांबे की तार से लटकी कागज की पतली पत्तियां किस प्रकार प्रतिकर्षित करती हैं, और एक विद्युन्मय कंघे कैसे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और एक विद्युन्मय कंघा कैसे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसका अभिप्राय ये है कि विद्युन्मय वस्तुओं के आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं। इस बल का परिमाण कितना होता है? इस बल के परिमाण को सबसे पहले नापा फ्रांसीसी भौतिकविद चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम ने। बल के परिमाण को मापने के लिए उन्होंने एक ऐंठन तूला का आविष्कार किया, और इसका उपयोग इन्होंने छोटे आवेशित गोलों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बलों को ज्ञात करने के लिए किया। इस प्रकार सन 1785 में व्युत्क्रम वर्ग नियम को खोज पाए, जिसे आज कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम नियम के अनुसार दो बिंदु आवेश के बीच लगे बल का माप दोनों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपात तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात है, तथा ये दोनों आवेशों का मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। अर्थात अगर हमारे पास Q1 और Q2 दो आवेश हैं जिनको r दूरी पर रखा गया है, तो इनके बीच लगने वाला बल Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपात है, यानी कि इनको बढ़ाने पर F बढ़ेगा, और वहीं ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात है, यानी कि R को बढ़ाने पर F घटेगा। यहाँ K एक नियतांक है। हम K के लिए किसी भी धनात्मक मान का चयन कर सकते हैं। SI मात्रकों में K का मान लगभग
9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। सुविधा के लिए हम k को 1/4πε0 लिखते हैं। तो इस वजह से बल का परिमाण 1/4πε0 Q1 Q2 मॉडुलस, जिसमें सिर्फ हम धनात्मक परिमाण को ही लेंगे, बाय आर स्क्वायर लिखा जाता है। यहाँ एप्सिलॉन नॉट का परिमाण है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक चयन के फलस्वरूप आवेश का जो मात्रक प्राप्त होता है उसे कूलाम कहते हैं। F के समीकरण में K का ये मान रखने पर हमें F का क्या परिमाण मिलेगा? हम यह पाते हैं कि अगर Q1 और Q2 एक कूलाम के बराबर है और R को 1 मीटर रखने पर हमें बल का परिमाण 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मिलेगा। अर्थात एक कूलम वह आवेश है जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखे इसी परिमाण के किसी अन्य सजातीय आवेश को 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करे। अभी तक चर्चा किए गए विषय पर आधारित अब हम एक प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। और प्रश्न है, वायु में एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों के बीच F बल लग रहा है। यदि प्रत्येक बिंदु पर आवेश की मात्रा 2 गुनी तथा बिंदु के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक बिंदु पर कितना बल लगेगा? इस प्रश्न के अनुसार बिंदु के आवेश को दुगना और बिंदुओं के बीच की दूरी को आधा किया गया है। तो पहला बल अगर F = K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर के बराबर है तो बदला हुआ बल कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, जहाँ पे चार्जेस को यानी कि आवेशों को दुगना किया गया है और उन दोनों के बीच की दूरी को आधा किया गया है। इसको हल करने के पश्चात हमारे पास नया बल कुछ 16K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर आएगा, जहाँ K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर हमारा पहला वाला बल है। अर्थात हम कह सकते हैं कि नया बल पहले बल का 16 गुना आएगा। बल एक सदिश है, अतः कूलाम नियम को सदिश संकेतन में लिखना उत्तम होगा। मान लीजिए Q1 तथा Q2 आवेशों की स्थिति सदिश क्रमशः R1 तथा R2 है। हम Q2 के द्वारा Q1 पर आरोपित बल को F12 से दर्शाएंगे और वहीं Q1 के द्वारा Q2 पर आरोपित बल को F21 से दर्शाएंगे। दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 को सुविधा के लिए हम 1 तथा 2 अंक द्वारा व्यक्त करेंगे। 1 से 2 की ओर जाते सदिश को 1 से 2 की ओर जाते सदिश को हम R21 से व्यक्त करेंगे, जो कि R21 सदिश इक्वल्स टू R2 सदिश माइनस R1 सदिश होगा। इसी प्रकार 2 से 1 की ओर जाते सदिश को हम R12 द्वारा व्यक्त करेंगे, जो कि R12 सदिश इक्वल्स टू R1 सदिश माइनस R2 सदिश होगा, जो R21 के विपरीत है, इसलिए इसको लिखा गया है माइनस R21 सदिश। बिंदु 1 से 2 की ओर अथवा 2 से 1 की ओर इंगित करने वाला एकांक सदिश की परिभाषा हम इस प्रकार देंगे। यहाँ R12 जो कि एक एकांक सदिश है R21 सदिश बाय उसके परिमाण के बराबर होगा। वहीं R21 एकांक सदिश R12 सदिश बाय R12 के परिमाण के बराबर होगा। जहाँ हम देख सकते हैं कि दोनों ही परिमाण में तो बराबर है पर दिशा में विपरीत है, इसीलिए R12 एकांक सदिश को बराबर माइनस R21 एकांक सदिश लिखा गया है। तो हम कूलाम बल नियम को इस प्रकार व्यक्त करेंगे, जहां F21 सदिश को 1/4πε0
Q1 Q2 by R21 स्क्वायर इंटू R21 एकांक सदिश, जहां R21 एकांक सदिश F21 की दिशा को बता रहा है। क्या आप इसी प्रकार Q2 के कारण Q1 पर आरोपित बल यानी कि F12 के समीकरण को सदिश संकेतन में लिख सकते हैं? यहाँ पर F12 लिखने के लिए बस आपको 1 और 2 में सरल अंतर परिवर्तन करना है, जिसके बाद हमें F12 सदिश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12 स्क्वायर R12 एकांक सदिश, जिसका परिमाण 1 होता है और वो F12 की दिशा निर्धारित करता है। यहाँ F12 और F21 परिमाण में बराबर है पर दिशा में विपरीत है, इसीलिए यहाँ पे माइनस चिन्ह इंगित किया गया है। इस प्रकार कूलाम नियम न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुरूप ही है। कूलाम नियम से निर्वात में स्थित दो आवेशों Q1 तथा Q2 के बीच आरोपित बल प्राप्त होता है। यदि आवेश किसी द्रव में स्थित है अथवा दोनों आवेशों के बीच के रिक्त स्थान की जगह कोई द्रव्य भरा हुआ है, इस द्रव के आवेशित अवयवों के कारण स्थिति जटिल बन जाती है। अगले अध्याय में हम द्रव्य में स्थिर वैद्युतिकी पर विचार करेंगे। क्या आवेशों के चिन्हों में परिवर्तन करने पर इनके बल पर प्रभाव पड़ेगा? यदि Q1 तथा Q2 समान चिन्ह के हैं, या तो दोनों ही धनात्मक अथवा दोनों ही ऋणात्मक है, तब F21 R21 के दिशा में होगा, जो प्रतिकर्षण को प्रदर्शित करता है, जैसा सजातीय आवेशों के बीच होना चाहिए। यदि Q1 तथा Q2 के विपरीत चिन्ह हैं, तब F21 माइनस R21 की दिशा में होगा, जो कि आकर्षण को प्रदर्शित करता है, तथा विजातीय आवेशों के लिए हम इसी की आशा करते हैं। इस प्रकार हमें सजातीय तथा विजातीय आवेशों के प्रकरणों के लिए पृथक पृथक समीकरण लिखने की आवश्यकता नहीं है। यही समीकरण दोनों ही प्रकरणों को सही सही प्रकट कर देती है। दो आवेशों के बीच पारस्परिक वैद्युत बल कूलाम नियम द्वारा प्राप्त होता है, जहां आवेश के निकट एक आवेश न होकर उसे बहुत से आवेश चारों ओर से घेरे हुए होते हैं। तो इस स्थिति में किसी आवेश पर आरोपित बल का परिकलन हम कैसे करेंगे? इस स्थिति में अध्यारोपण का सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। किसी आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण बल उस आवेश पर लगे उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है, जो इन आवेशों द्वारा इस आवेश पर एक एक कर लगाया जाता है। किसी एक आवेश द्वारा लगाया गया विशिष्ट बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, Q1, Q2, Q3, R1, R2, R3 सदिश दूरी पर रखे गए हैं। अब अगर हमें Q1 पे कुल बल निकालना है, तो सबसे पहले Q1 पे Q2 द्वारा बल F12 दर्शाया गया है, वहीं Q1 पे Q3 द्वारा बल F13 दर्शाया गया है। इस अवधारणा को भली भांति समझने के लिए हमने यहाँ तीन आवेशों का निकाय लिया है। यहाँ Q1 पॉइंट O से R1 सदिश की दूरी पर है, वहीं Q2 R2 सदिश और Q3 R3 सदिश की दूरी पर है। Q1 पे Q2 के कारण लगने वाला बल F12 है और वहीं Q1 पे Q3 के कारण लगने वाला बल F13 है। अब Q1 पे कुल बल निकालने के लिए हमें अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार दोनों को योग करना होगा और इसी तरह हमें F1, F12 प्लस F13 के सदिश योगों द्वारा मिलेगा। यदि हमारे पास n आवेशों वाला एक निकाय है, तो इस स्थिति में
किस तरह अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग किया जाएगा। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार आवेशों Q1, Q2 से लेकर Qn के किसी निकाय में आवेश Q1 पर Q2 द्वारा लगा बल कूलाम नियम द्वारा लगे बल के समान होता है। अब अगर हम एक ऐसा निकाय लें जहां पर Q1, Q2, Q3, Q4 से लेकर Qn तक आवेश उपस्थित है, ऐसी स्थिति में अगर हमें Q1 पे बल निकालना है तो इसके लिए हम अध्यारोपण सिद्धांत का प्रयोग करेंगे, जिसके अनुसार F1 F12 प्लस F13 प्लस F1n मतलब कि सारे के सारे बलों के सदिश योग के बराबर होगा। अतः इनको जोड़कर हम कुल बल ज्ञात कर सकते हैं, जिसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं F1 equals to Q1 by epsilon naught सममित Q1 by R1I स्क्वायर R1I एकांक सदिश। यहाँ I 2 से लेके N तक के आवेश हो सकते हैं। आप अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए। हम यह तो भली भांति जान गए हैं कि एक बिंदु आवेश दूसरे बिंदु आवेशों पर बल लगाता है, जिसका परिमाण कूलाम नियम द्वारा निकाला जाता है। प्रश्न यह है कि आवेश एक दूसरे पर बल कैसे लगाते हैं। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप भी इन प्रश्नों के उत्तर को खोजने का प्रयास करें। धन्यवाद।